दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक 5 साल की बच्ची ने कहा, मुझे पता है मोदी पिछले जन्म में कौन थे? जी हां। जब लोगों ने यह बात सुनी तो हर कोई दंग रह गया। कुछ ने इसे मजाक समझा तो कुछ ने हैरानी में सिर पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यकीन मानिए, इसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इंसान के मरने के बाद सिर्फ उसका शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। हो सकता है आप इस बात पर भरोसा न करें और इसे एक काल्पनिक कहानी मान लें, लेकिन हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी घटना है जिसने सबको हैरान कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिलग्राम से। दोस्तों, सुबह की हल्की हवा खेतों से होकर गुजर रही थी और कच्चे रास्ते पर चमकती ओस किसी अनकहे रहस्य की तरह टिमटिमा रही थी। दोस्तों, छोटे से गांव बिलग्राम में यह कोई असाधारण सुबह नहीं थी, पर सुमित्रा के आंगन में मिट्टी से खेलती 5 साल की काव्या के भीतर जैसे कोई पुरानी घड़ी फिर से चल पड़ी थी। वो खेलते खेलते अचानक रुक गई। दोनों हथेलियां मिट्टी से भरी, आंखें ऊपर आसमान पर टिक गई, जैसे किसी दूर की घटना का दरवाजा उसके भीतर खुल गया हो। मां ने पुकारा तो वो धीमे से बोली, मां, क्या मैं पहले भी यहां रह चुकी हूं? दोस्तों, सुमित्रा हंसी में टाल देना चाहती थी, पर बच्ची की आंखों में उम्र से बड़ी एक गंभीरता थी। काव्या ने कहा, पहले मैं बहुत बड़ी जगह पर थी, वहां बहुत से लोग आते जाते थे और वहां एक आदमी था जिसका नाम मोदी था। मैं उन्हें गुरुजी कहती थी। सुमित्रा के कदम ठिठक गए। समझ नहीं आया कि इसे टीवी का असर कहकर अनसुना करे या उस मासूम आवाज में छुपी सच्चाई को सुन ले। गांव में बातों को पंख लगते देर नहीं लगी। दोस्तों, दोपहर तक आधा गांव उनकी देहरी पर था। कोई कहता बच्चों की कल्पना है, कोई कहता ये तो कोई चमत्कार है। स्कूल के मास्टर रामनारायण जी, जिनकी आंखों में किताबों और अनुभव का मिलाजुला धैर्य रहता था, बच्चे के सामने बैठ गए। उन्होंने सामान्य बातों से शुरुआत की, फिर अचानक पूछा, काव्या, तुमने मोदी को कहाँ देखा? उसने बिना झिझक कहा, मेरे कमरे में, बड़े से हॉल के पास, जहां मैं उन्हें गुरुजी कहती थी। पीछे एक दीवार पर नक्शा था, मेज पर काली स्याही की दवात और हरी जिल्द वाली फाइलें, और कमरे में एक रेडियो भी, सुनहरे रंग का। दोस्तों, मास्टर जी के मन में अनसुनी घंटियां बज उठीं। गांव के सरपंच को खबर हुई तो वे भी आ गए। काव्या ने उनके घर के पुराने रेडियो पर उंगली रखकर कहा, ऐसा ही था, बस मेरा वाला चमकीला था। हवा जैसे थोड़ा ठंडी हो गई। दिन बीतते गए और काव्या के कथन और सटीक होते गए। दोस्तों, वो दिल्ली का वर्णन इस तरह करती कि मानो वहां की सड़कों पर उसने धूल निगली हो। लाल लाल बत्ती वाली गाड़ियां, ऊंचे फाटक, अंदर लंबे गलियारों में सधे कदमों की आवाज और एक बड़े हॉल में मीटिंग, जिसमें लोग धीमे स्वर में बोलते और शब्दों का वजन टेबल की सतह पर धंस जाता। रात को नींद में वो अचानक बुदबुदाने लगी, गुरुजी, वहां मत जाइए, वहां खतरा है। सुमित्रा ने लड़की को सीने से लगाया, पर उस वाक्य ने जैसे घर की दीवारों में एक अदृश्य शीतलता भर दी। लोकल पत्रकार को भनक लगी। दोस्तों, उसने मोबाइल पर कुछ सवाल किए। काव्या ने सहजता से दोहराया कि गुरुजी के पास एक लाल डायरी थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वीडियो इंटरनेट पर गया और जो बात कल तक देहरी पर थी, वो परसों शहर, फिर उसके अगले दिन दिल्ली तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में सुबह की दिनचर्या के बीच किसी ने टैबलेट पर चलती उस छोटी सी आवाज को सामने रख दिया। नरेंद्र मोदी ने स्क्रीन पर मासूम चेहरे को देखा और एक क्षण को पलकें धीमी कर ली, जैसे किसी स्मृति ने अंदर दस्तक दी हो। उन्होंने बस पूछा, ये बच्ची कहाँ की है? और जवाब आया, उत्तर प्रदेश के बिलग्राम की।
बिलग्राम में उस सुबह अचानक काली एसयूवी और सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दाखिल हुई। धूल के कण हवा में मंद रोशनी में तैरते हुए जैसे गाव की सांस रोक रहे थे। दोस्तों, सादे कपड़ों में एक अफसर अमिताभ चौहान उतरे, सहज स्वर में बोले, हम प्रधानमंत्री कार्यालय से हैं, काव्या से मिलना है। सुमित्रा के चेहरे पर चिंता उतर आई। उसने कहा, बच्ची है, आप लोग सवालों से क्या पाएंगे। अमिताभ ने विनम्रता से सिर झुकाया, हम उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, बस कुछ बातें समझनी है। काव्या बाहर आई तो अमिताभ की आंखें एक पल को ठिठक गई। बच्ची ने कहा, आप दिल्ली से आए हैं, बड़े फाटक, अंदर हरा लॉन, लंबा गलियारा, दाहिनी तरफ एक कमरा जहां खिड़कियां है। अमिताभ के माथे पर बारीक पसीना उभरा। उसने नोटबुक बंद की और बहुत धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? काव्या ने शांत लहजे में कहा, मुझे याद है, मैं वहां रही हूं, पर यह बात यहां नहीं खत्म होती। सुबह की हल्की हवा खेतों से होकर गुजर रही थी और कच्चे रास्ते पर चमकती ओस किसी अनकहे रहस्य की तरह टिमटिमा रही थी। दोस्तों, छोटे से गांव बिलग्राम में यह कोई असाधारण सुबह नहीं थी, पर सुमित्रा के आंगन में मिट्टी से खेलती 5 साल की काव्या के भीतर जैसे कोई पुरानी घड़ी फिर से चल पड़ी थी। वो खेलते खेलते अचानक रुक गई, दोनों हथेलियां मिट्टी से भरी, आंखें ऊपर आसमान पर टिक गई, जैसे किसी दूर की घटना का दरवाजा उसके भीतर खुल गया हो। मां ने पुकारा तो वो धीमे से बोली, मां, क्या मैं पहले भी यहां रह चुकी हूं? दोस्तों, सुमित्रा हंसी में टाल देना चाहती थी, पर बच्ची की आंखों में उम्र से बड़ी एक गंभीरता थी। काव्या ने कहा, पहले मैं बहुत बड़ी जगह पर थी, वहां बहुत से लोग आते जाते थे, और वहां एक आदमी था जिसका नाम मोदी था। मैं उन्हें गुरुजी कहती थी। सुमित्रा के कदम ठिठक गए। समझ नहीं आया कि इसे टीवी का असर कहकर अनसुना करे या उस मासूम आवाज में छुपी सच्चाई को सुन ले। गांव में बातों को पंख लगते देर नहीं लगी दोस्तों। दोपहर तक आधा गांव उनकी देहरी पर था। कोई कहता, बच्चों की कल्पना है, कोई कहता, ये तो कोई चमत्कार है। स्कूल के मास्टर रामनारायण जी, जिनकी आंखों में किताबों और अनुभव का मिलाजुला धैर्य रहता था, बच्चे के सामने बैठ गए। उन्होंने सामान्य बातों से शुरुआत की, फिर अचानक पूछा, काव्या, तुमने मोदी को कहाँ देखा? उसने बिना झिझक कहा, मेरे कमरे में, बड़े से हॉल के पास, जहां मैं उन्हें गुरुजी कहती थी। पीछे एक दीवार पर नक्शा था, मेज पर काली स्याही की दवात और हरी जिल्द वाली फाइलें, और कमरे में एक रेडियो भी, सुनहरे रंग का। दोस्तों, मास्टर जी के मन में अनसुनी घंटियां बज उठीं। गांव के सरपंच को खबर हुई तो वे भी आ गए। काव्या ने उनके घर के पुराने रेडियो पर उंगली रखकर कहा, ऐसा ही था, बस मेरा वाला चमकीला था। हवा जैसे थोड़ा ठंडी हो गई। दिन बीतते गए दोस्तों, और काव्या के कथन और सटीक होते गए। वो दिल्ली का वर्णन इस तरह करती कि मानो वहां की सड़कों पर उसने धूल निगली हो। लाल लाल बत्ती वाली गाड़ियां, ऊंचे फाटक, अंदर लंबे गलियारों में सधे कदमों की आवाज, और एक बड़े हॉल में मीटिंग, जिसमें लोग धीमे स्वर में बोलते और शब्दों का वजन टेबल की सतह पर धंस जाता। रात को नींद में वो अचानक बुदबुदाने लगी, गुरुजी, वहां मत जाइए, वहां खतरा है। सुमित्रा ने लड़की को सीने से लगाया, पर उस वाक्य ने जैसे घर की दीवारों में एक अदृश्य शीतलता भर दी। लोकल पत्रकार को भनक लगी दोस्तों। उसने मोबाइल पर कुछ सवाल किए। काव्या ने सहजता से दोहराया कि गुरुजी के पास एक लाल डायरी थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वीडियो इंटरनेट पर गया, और जो बात कल तक देहरी पर थी, वो परसों शहर, फिर उसके अगले दिन दिल्ली तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में सुबह की दिनचर्या के बीच किसी ने टैबलेट पर चलती उस छोटी सी आवाज को सामने रख दिया। नरेंद्र मोदी ने स्क्रीन पर मासूम चेहरे को देखा और एक क्षण को पलकें धीमी कर ली, जैसे किसी स्मृति ने अंदर दस्तक दी हो। उन्होंने बस पूछा,
ये बच्ची कहाँ की है? और जवाब आया, उत्तर प्रदेश के बिलग्राम की। बिलग्राम में उस सुबह अचानक काली एसयूवी और सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दाखिल हुई दोस्तों। धूल के कण हवा में मंद रोशनी में तैरते हुए जैसे गांव की सांस रोक रहे थे। सादे कपड़ों में एक अफसर अमिताभ चौहान उतरे, सहज स्वर में बोले, हम प्रधानमंत्री कार्यालय से हैं, काव्या से मिलना है। सुमित्रा के चेहरे पर चिंता उतर आई। उसने कहा, बच्ची है, आप लोग सवालों से क्या पाएंगे? अमिताभ ने विनम्रता से सिर झुकाया, हम उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, बस कुछ बातें समझनी है। काव्या बाहर आई तो अमिताभ की आंखें एक पल को ठिठक गई। बच्ची ने कहा, आप दिल्ली से आए हैं। बड़े फाटक, अंदर हरा लॉन, लंबा गलियारा, दाहिनी तरफ एक कमरा जहां खिड़कियां है। अमिताभ के माथे पर बारीक पसीना उभरा। उसने नोटबुक बंद की और बहुत धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? काव्या ने शांत लहजे में कहा, मुझे याद है, मैं वहां रही हूं, पर यह बात यहां नहीं खत्म होती। रात के 11 बजे एक सफेद वैन ने बिना हेडलाइट गांव की गली पकड़ी। दोस्तों, वैन के भीतर की हल्की रोशनी में काव्या अपनी मां का हाथ पकड़े बैठी थी। सुमित्रा के गले में अनगिनत डर लटक रहे थे, पर बच्ची की आंखें ठहरी हुई झील सी शांत थी। उसने मां के कान के पास कहा, मैं वापस आऊंगी, तुम्हें सब बताऊंगी। वैन ने गांव की नींद को पीछे छोड़ते हुए सड़क पकड़ ली। बाहर ईंटों की दीवारें, पेड़ों की परछाइयां और कभी कभी दूर किसी चौपाल से आती धीमी सी आवाज वैन की खिड़कियों पर टकराकर लौट जाती। दिल्ली की सुबह अभी जाग ही रही थी दोस्तों, जब वैन 7 लोग कल्याण मार्ग के गेट पर पहुंची। सुरक्षा कर्मियों के संकेत, पहचान के सत्यापन और फिर भीतर खुलते रास्ते। हरियाली के बीच से गुजरते पहिए मानो किसी दूसरे संसार के दरवाजे पर पहुंच रहे थे। एक कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, मेज पर कुछ कागज और बीच में रखी लाल जिल्द वाली एक डायरी। दरवाजा खुला तो नन्हे कदमों की ध्वनि ने कमरे की हवा बदल दी। काव्या ने हाथ जोड़ दिए और कहा, नमस्ते गुरुजी। नरेंद्र मोदी की आंखों में उस संबोधन ने समय की एक पतली परत खुरच दी। उन्होंने धीमे से पूछा, तुम मुझे गुरुजी क्यों कह रही हो? काव्या ने बिना हड़बड़ी के कहा, क्योंकि पिछले जन्म में मैं आपकी सलाहकार थी। आप मुझे हर बड़े फैसले से पहले बुलाते थे। डायरी को उसने अपने सामने ऐसे देखा दोस्तों, जैसे उस पर लिखे अक्षर किसी पहचानी हुई धुन की तरह हों। मोदी ने डायरी उसकी ओर सरका दी। क्या तुम जानती हो इसमें क्या है? बिना पन्ना पढ़े काव्या बोली, इस पन्ने पर आपने लिखा था कि अगर मिशन पूरा न हो पाए तो ये जिम्मेदारी मुझे देनी होगी। कमरे में खड़े अमिताभ चौहान के चेहरे पर विस्मय की महीन रेखाएं खिंच गई। डायरी का वो पन्ना किसी ने नहीं देखा था। ये बात कमरे की दीवारों की तरह गोपनीय थी। मोदी ने कागज के कोने पर उंगली टिकाते हुए पूछा, और अब? काव्या की आवाज एक पल को गहरी हुई। अब वही खतरा फिर लौट आया है, वही लोग फिर सक्रिय हैं। और अगर इस बार आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप लौट कर नहीं आएंगे। वाक्य कमरे में देर तक ठहरा रहा, जैसे हवा ने किसी अदृश्य देवदार की सुई पकड़ ली हो। कहानी वहीं से पलटी दोस्तों, जहां से वो शुरू हुई थी। उसने कहा, तब मेरा नाम काव्या नहीं था, मैं अनन्या शर्मा थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद मुझे सरकार के एक गोपनीय सलाहकार समूह में जगह मिली। मैं युवा थी, पर नीति और लोगों की नब्ज पढ़ने में निपुण। आपने मुझे पहली बार एक छोटी मीटिंग में सवाल किया था कि अगर देश का भविष्य 1 साल के लिए मेरे हाथ में हो तो मैं क्या करूंगी। मैंने कहा था, पहले लोगों का भरोसा, फिर वो सब जिसे इतिहास नहीं, आने वाली पीढ़ियां याद रखें। उस दिन से आप मुझे बुलाने लगे। धीरे धीरे मैं सिर्फ सलाहकार नहीं, आपकी विश्वास पात्र बन गई। हमने एक योजना बनाई, प्रोजेक्ट सूर्य, जिसका उद्देश्य था अंदरूनी साजिश के जाल को काटना। लाल डायरी, जिसे आप आज देख रहे हैं, मैंने अपने हाथों से बनाई थी।
उसमें योजना ही नहीं, प्रमाण भी दर्ज थे। ऐसे नाम जो यदि बिना तैयारी के बाहर आते तो देश हिल जाता। एक रात आपको दिल्ली से बाहर बुलाया गया। मैंने कहा था मत जाइए, वहां जाल है। आप गए और उस रात एक तेज मोड़ पर गाड़ी के साथ जो हुआ उसे लोग हादसा कहकर भूलना चाहते थे, पर मुझे पता था कि वो हमला था। उसी रात मेरे कमरे में आग लगी। डायरी मेरी बाह में थी। धुआं, लकड़ी की गंध और फिर सब काला। जब मैंने आंखें खोली तो मैं इस जन्म में थी, पर स्मृतियां मेरे साथ आई। कमरे में जो खामोशी थी दोस्तों, वो अब किसी योजना की धड़कन में बदल रही थी। नरेंद्र मोदी ने सामने बैठे बच्चे की ओर देखा और कहा, अगर ये सब सच है तो हम जरा भी गलती नहीं कर सकते। कौन है वे लोग? काव्या ने डायरी का एक मोड़ खोला और कुछ नामों के शुरुआती अक्षर दिखाए। उसने पूरा नाम नहीं बोला। उसने बस कहा, ये लोग पदों और चेहरों से नहीं, अपने रिश्तों और लालच से पहचाने जाते हैं। ये वही है जो तब भी परछाइयों में थे और आज भी है। उनकी भाषा बदलती है, उद्देश्य नहीं। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो शब्दों से कम और तैयारी से ज्यादा बनता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर बहुत कम लोगों की एक छोटी सघन टीम बनी। कोई नाम नहीं, कोई फाइल नहीं, बस काम और भरोसा। अमिताभ चौहान ने एक साइबर विशेषज्ञ को जोड़ा, जिसने पुरानी फाइलों और नई संचार लाइनों के बीच ऐसे धागे निकाले जो देखने में नहीं आते पर टूटते भी नहीं। एक रिटायर्ड अधिकारी जो दुनिया को जूतों के तलवों से पढ़ लेते थे। उन्होंने नक्शे पर ऐसे बिंदु चिन्हित किए जहां साजिश शोर नहीं, फुसफुसाहट में जन्म लेती है। तय हुआ कि बिना शोर किए प्रमाण जुटाए जाए, सही समय पर सही जगह पर रखा जाए और फिर जनता के सामने सत्य को उसके अपने वजन से उतरने दिया जाए। एक रात काव्या ने कहा, दोस्तों, कल वो लोग मिलेंगे राजधानी के एक बड़े होटल की ऊपरी मंजिल पर। ये वो मीटिंग है जहां वे मानेंगे कि देश एक व्यापार है और भविष्य किसी सौदे की टेबल। उसके स्वर में कोई दम नहीं था, नहीं बाल्य उत्साह, सिर्फ एक साफ ठंडा यकीन। अमिताभ ने टीम के साथ योजना बनाई। होटल की रसोई के रास्तों से, कमरे की फॉल्स सीलिंग के भीतर से, धुआं डिटेक्टर की आंख में छिपे लेंस से उन आवाजों को दर्ज किया गया जो आम दिनों में कालीन पर गिरते और खो जाते। रिकॉर्डिंग में एक आवाज साफ थी, धीमी पर निर्णायक, कहती हुई कि खास राष्ट्रीय परियोजनाएं रोकी जाएंगी, बेची जाएंगी और जो रोड़ा है उसे हटाया जाएगा। उस आखिरी वाक्य पर काव्या की आंखें पथरीली हो गई। उसने धीरे से कहा, यही वो स्वर है जो उस रात मेरे कमरे की दीवारों तक पहुंचा था। 2 दिन बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया गया दोस्तों। देश भर के घरों में टीवी पर आंखें थी। नरेंद्र मोदी माइक तक पहुंचे तो कोई उत्साह नहीं, कोई आक्रोश नहीं, बस एक सादगी जिसमें विश्वास रहता है। उन्होंने कहा कि आज वे प्रधानमंत्री की हैसियत से कम एक गवाह के रूप में खड़े हैं। स्क्रीन पर वीडियो चला, रहस्य की परतें नहीं, सच्चाई की आवाजें थी जो अब दब नहीं सकती थी। सदन में पहले सन्नाटा, फिर शोर, फिर नियमों की ठकठकाहट और उसके बीच जनता की सांस जो स्क्रीन के दूसरी तरफ से सुनाई देती है। कानूनी प्रक्रियाएं अपने रास्ते चली, एजेंसियों ने काम संभाला और जिन चेहरों पर लंबे समय से कोई धूल नहीं चढ़ती थी, वहां जवाबदेही का पहला धब्बा दिखाई दिया। ये तूफान था, पर वही था जो आना ही था। उस शाम दोस्तों, बगीचे के एक कोने में, जहां चीड़ के नीचे कंकरीले रास्ते पर धूप धब्बों की तरह गिरती है, काव्या और नरेंद्र मोदी साथ बैठे। उनके बीच वो लाल डायरी थी, बंद, जैसे अब उसे विश्राम चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। काव्या ने हल्की मुस्कान से कहा, यह काम मेरा नहीं, मेरी स्मृतियों का था, जो इस जन्म में बस थोड़े समय के लिए मुझे उधार मिली। क्या तुम्हें अब चैन है? उन्होंने पूछा। काव्या ने आसमान देखा, जहां ढलती रोशनी नीले से केसरिया हो रही थी, और कहा, चैन कोई स्थायी चीज नहीं,
गुरुजी, ये तो जिम्मेदारी के बाद की एक छोटी सांस है। कुछ दिनों बाद दोस्तों, काव्या अपनी मां के साथ गांव वापस चली गई। लौटते हुए रास्ते पर वो चुप थी। सुमित्रा ने धीरे से पूछा, अब सब ठीक है ना? काव्या ने उसकी उंगलियों को कसकर थामा और मुस्कुरा दी। गांव ने उन्हें खुले आंगन और परिचित धूल से स्वागत दिया। लोग पूछते, क्या हुआ दिल्ली में? पर सुमित्रा ने आंखों से संकेत किया कि कुछ बातें बच्चों के खेलने और बड़े लोगों के काम के बीच की होती है, जिन्हें यूं नहीं बताया जाता। काव्या फिर मिट्टी में आकृतियां बनाने लगी। उसने एक छोटी रेखा खींची, फिर दूसरी, फिर एक गोल, और उस गोल में एक बिंदु। उसने जैसे खुद से कहा, सूर्य को रेखाओं की जरूरत कम होती है, वो अपने में पूरा होता है। दिल्ली में एक सुबह दोस्तों, जब खिड़की से आती धूप मेज पर रखे कागजों की धारियों में घुल रही थी, नरेंद्र मोदी के पास एक लिफाफा पहुंचा, बिना प्रिंट का, सरल। उन्होंने खोला तो भीतर एक छोटा सा कागज था। लिखा था, गुरुजी, मिशन पूरा, अगला जन्म भी शायद हमारा साथ लाए। काव्या, उन्होंने कागज को पलटकर देखा। खाली था, पर वही खालीपन जो जवाब से ज्यादा संतोष देता है। उन्होंने उसे डायरी के भीतर राखी की तरह संभाल लिया। बाहर लॉन पर माली घास को तराश रहा था और पेड़ की चिड़िया कोई अनसुना गीत रियाज कर रही थी। बिलग्राम में फिर वही रोज की सुबह लौट आई दोस्तों। कच्चे रास्ते पर ओस, कटहल के पेड़ के नीचे पड़ी झूलती परछाइयां और स्कूल की घंटी जो बच्चों के कदम तेज कर देती। मास्टर रामनारायण जी ने एक दिन कक्षा में बच्चों से पूछा, इतिहास क्या है? बच्चों ने किताब का वाक्य दोहराया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सही, पर एक और जवाब है। इतिहास स्मृतियों का वो हिस्सा है जिसे समाज ने अपने लिए संजो लिया। कक्षा के बाहर से गुजरती काव्या ने ये सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसे मालूम था दोस्तों कि हर कहानी का एक हिस्सा होता है जो किताबों से परे रहता है, जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में दिखता है जिन्होंने उसे जिया है। रात में कभी कभी काव्या जाग जाती दोस्तों। खिड़की से बाहर आसमान देखती, जहां दूर कहीं उड़ता एक विमान धीमी रेखा छोड़ जाता। वो मन ही मन उन रास्तों को धन्यवाद देती जिनसे होकर वो यहां आई थी। कभी वो अपने छोटे खिलौनों के बीच लाल कागज की एक पट्टी रख देती, जैसे किसी पुराने पन्ने की याद। सुमित्रा उससे पूछती, ये क्या है? काव्या कहती, कुछ नहीं, बस रंग। और फिर वो हंस देती, वही हंसी जिसमें बच्चे का खेल और समय का बोझ साथ साथ आते हैं। कभी कभी गांव की गली में कोई अजनबी आता दोस्तों, दूर से देखकर चला जाता, जैसे कोई सुनिश्चित कर रहा हो कि सब ठीक है। उस अजनबी के जूतों पर शहर की धूल होती और आंखों में एक तसल्ली कि इस बार कहानी ने मोड़ सही लिया है। काव्या के लिए ये सब किसी नए खेल का नाम था, पर भीतर वो जानती थी कि जो काम उसे इस जन्म में मिला था वो बस एक कड़ी है। शायद अगला जन्म, शायद कोई और शहर, शायद किसी और भाषा में वही बात कहनी होगी। उसे इससे डर नहीं लगता था। उसे बस इतना मालूम था कि जब कोई उसे गुरुजी कहेगा, वो उसे पहचानेगी। एक शाम मास्टर जी घर लौटते हुए उसके आंगन के पास से गुजरे दोस्तों। काव्या मिट्टी में उंगली से एक छोटा सा नक्शा बना रही थी। उन्होंने पूछा, ये क्या बना रही हो? उसने सिर उठाया, मुस्कुराकर कहा, जगहें। कौन सी जगहें? उसने कहा, जो दिखती नहीं पर होती है। मास्टर जी थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम बड़ी अजीब बातें करती हो। वो हंस पड़ी, अजीब नहीं, बस थोड़ी अलग। देश में समय आगे बढ़ता रहा दोस्तों। न्याय के पहिए धीमे पर स्थिर गति से घूमते रहे। संसद में नए बिल आए, कुछ पास हुए, कुछ पर बहसें लंबी चली। टीवी की बहसें रात के देर तक शोर करती, पर कभी कभी उस शोर में भी एक पतली सी रेखा दिखाई देती, जैसे कोई कह रहा हो कि हर शोर के पार एक अर्थ होता है। 7 लोग कल्याण मार्ग के लॉन में सुबह वैसी ही थी। कभी कभी हवा में नीम की हल्की कड़वाहट मिल जाती,
जो याद दिलाती कि मिठास भी संतुलन में तभी ठीक लगती है जब कड़वाहट का स्थान तय हो। काव्या बड़ी हो रही थी दोस्तों। उसकी चाल में आत्मविश्वास का पहला बीज दिखाई देने लगा। वो स्कूल की परेड में सबसे आगे चलती, पर नाम पुकारा जाता तो पीछे हो जाती, जैसे उसे चेहरे से ज्यादा काम से पहचान पसंद हो। शाम को वो नदी के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकती और लहरों की गोलाइयों को गिनती। हर गोला पीछे वाला गोला बन जाता, जैसे समय के चक्र। एक बार सुमित्रा ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगी? उसने कहा, जो मुझे बनना होगा उससे पहले जो करना होगा वह कर लूंगी। जवाब विचित्र था, पर उसमें एक ठोस सरलता थी जो भविष्य के बोझ से मुक्त कर देती है। एक दिन डाकिया फिर एक लिफाफा लाया दोस्तों, इस बार गांव के नाम। पंचायत घर में खोला गया। उसमें बस एक पंक्ति थी, बिलग्राम के लिए धन्यवाद। नीचे कोई नाम नहीं था, पर लहजा पहचाना हुआ था। गांव ने उस पंक्ति को अपने ढंग से समझा। किसी ने कहा कि यह किसी बड़े आदमी ने लिखा है, किसी ने कहा कि यह कोई मजाक है। काव्या ने उस कागज को दूर से देखा और मन ही मन सोचा, धन्यवाद कभी एकतरफा नहीं होता। रात में उस दिन हवा कुछ ज्यादा साफ थी दोस्तों। तारों के बीच वो धीमे धीमे सोते हुए मुस्कुराई। उसके सपनों में कोई बड़ा हॉल नहीं, कोई लाल डायरी नहीं, बस एक खुला मैदान था जहां बच्चे दौड़ रहे थे और बीच में खड़ा कोई व्यक्ति उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था। उसने सपने में ही कहा, गुरुजी, अब सब ठीक है। दूर कहीं किसी और शहर में एक कमरे की खिड़की से आती हवा ने पन्नों को हल्का सा हिलाया और मेज पर रखे छोटे कागज की कोर ऊपर उठ गई, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। कहानियां खत्म नहीं होती दोस्तों, वे बस अपनी जगह बदलती है। बिलग्राम की सुबह, दिल्ली के लॉन, लाल डायरी, होटल की ऊपरी मंजिल, संसद का सत्र और एक बच्ची की शांत आंखें, ये सब मिलकर एक ऐसी नदी बन गए थे जिसे अब कोई नक्शा पूरी तरह नहीं पकड़ सकता। पर जो लोग सचमुच पानी से दोस्ती करते हैं, वे जानते हैं कि नदी को समझने के लिए कभी कभी बस किनारे पर बैठना काफी होता है और कभी कभी उसमें उतरना। काव्या ने दोनों किया था। उसने किनारे पर बैठकर समय को देखा और पानी में उतरकर स्मृतियों को छुआ। अब उसके पास किसी पद की जरूरत नहीं थी, किसी प्रमाण की भी नहीं। उसके पास वो निश्चितता थी कि जब अगली बार कहीं कोई खतरा अपनी पुरानी भाषा में लौटेगा तो कोई न कोई किसी न किसी जन्म में उसे पहचान लेगा। आंगन में नीम की छा थोड़ी दाएं सरक आई दोस्तों। काव्या उठी, मिट्टी झाड़ी और अंदर चली गई। पीछे मिट्टी पर बना छोटा नक्शा यूं ही पड़ा रहा। उस पर धूप का एक गोल टुकड़ा आकर रुका, जैसे किसी ने कह दिया हो कि उजाला अपनी जगह ढूंढ लेता है। दोस्तों, आज की ये अद्भुत और रहस्यमयी कहानी हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस दुनिया में कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाता। पुनर्जन्म, आत्मा और अधूरे कार्य, ये सब शायद हमारे जीवन की उस कड़ी का हिस्सा है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि आप में से कुछ लोग इस कहानी को सच मानेंगे और कुछ लोग इसे महज एक कल्पना समझेंगे, लेकिन आपका जो भी विचार हो, हम उसे जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देश या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें बताना मत भूलिए, क्योंकि जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अगली कहानियों के लिए और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।